हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अस्पृश्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों, मूल अधिकार से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहीं पे कवर कर लेते हैं। यही हमारे एग्जाम का दोस्तों स्ट्रेटजी रहेगा कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा फैक्ट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको उसी समय क्लियर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। एक एक फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मूल अधिकार के। आगे देखिएगा, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। प्रिपरेशन ऐसा ना करें कि किसी भी वीडियो को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, फिर स्किप कर दें। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोग उसी भीड़ में चलते रहे हैं जिसमें अधिकांश लोग शामिल होते हैं। आप लोग जानते हैं काफ़ी इंतजार के बाद में अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। नोट देखिएगा यहाँ पे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रिपरेशन आप कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, जितना आपका पाठ्यक्रम है, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी को पूरी तरह से फॉलो करें, तभी आप दोस्तों इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब 6 मूल अधिकारों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक चलता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक चलता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 व 28 में है। और अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। और लास्ट है दोस्तों हमारा छठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। और भी यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये 2 तरह से पूछे जाते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सही है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आर्टिकल दे दिया जाता है और ऑप्शन में दोस्तों कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं। फिर कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है और ऑप्शन में दोस्तों आर्टिकल देके आपको आंसर पूछे जाते हैं। इसलिए दोनों तरह से वो हर ट्रेंड, जितने ट्रेंड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी को पूरी तरह से फॉलो करके यहाँ आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अगला दोस्तों, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, आप इसी क्वेश्चंस के सारे फैक्ट को मिला सकते हैं। कोई ऐसा नहीं जो पूछा नहीं गया और उसका रिवीजन उसमें यानी रिपीट नहीं हुआ इस एग्जाम में। अगला है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो अस्पृश्यता के अंत से है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। 2 फैक्ट यहाँ से और रह गए हैं और आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। और अनुच्छेद 21 का बार बार पूछाता है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अब ये दोस्तों कॉन्सेप्ट दे जाता है, आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ऐसा पूछ लिया जाएगा। आपके ऑप्शन में 21 का दोस्तों दिया जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, मूल अधिकार आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें दोस्तों जो आपका पाठ्यक्रम है,
जीके जीएस जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सचेतता के क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके भी जुड़ेगा, सामान्य हिंदी भी जुड़ेगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप दोस्तों इनके कंप्लीटर हैं, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से दोस्तों भी जुड़ सकते हैं। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है। अब चलिए एसएससी जीडी के बारे में बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस केवल इसकी 50 रुपीज़ रखी गई है। जो लोग इनके कॉम्पिटिटर हैं, आप लोग दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ बिहार एसएससी 10+2 2023, आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम स्टार्ट होगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। एक यहाँ पे क्लियर कर देते हैं दोस्तों, जो कि बार बार बात हुई, बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का कंबाइन नहीं किया जा सकता, समझने का प्रयास कीजिए। बिहार एसएससी में आपका बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में दोस्तों जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चंस के आसपास वहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी शामिल है, बिहार एसएससी में हिंदी शामिल नहीं है, तो क्वेश्चंस के टेंस में काफ़ी डिफरेंस है और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। लास्ट पीडीएफ हमारा यूपीपीएससी आरओ का है, आप लोग जानते हैं फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा। इसमें जो पीटी का दोस्तों 2 पेपर करवाया जाएगा, 140 क्वेश्चन आपका जीएस सामान्य अध्ययन होगा और 60 क्वेश्चन हिंदी के 6 चैप्टर से दोस्तों पूछे जाएंगे। तो इस तरह से इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनगणना से आया हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जनगणना 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, इनको यहाँ पे हम लोग रिवीजन भी करेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हम लोग कर लिए। अब जनगणना 2011 से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ उनको कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ध्यान रखेंगे। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी बार बार पूछा था। जनगणना किस सूची का विषय? तो संघ सूची का। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन था जनगणना संघ सूची का विषय, ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ हुआ कि इस पर भारतीय संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। पुलिस व्यवस्था बार बार पूछा था, ये किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है, तो जनगणना का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 246 में, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हम लोग बात कर चुके हैं, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640 जिले। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखेंगे, सारे डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको दोस्तों नहीं दिया रहा है, कहने का अर्थ ये है कि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको यहाँ पे नहीं शामिल किया जा रहा है। डाटा ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन के लिए एक अच्छे दोस्तों इनको आप लोगों को पूरी तरह से फोकस करना ही होगा। हम जानते हैं सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते, सब कुछ याद नहीं रख सकते, और ना ही सब कुछ याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हम लोग मिस भी नहीं कर सकते। अगला है
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14% और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% है। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे, या फिर दोस्तों अगर आप PDF लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के एक अच्छी प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा? तो केरल है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा? तो बिहार है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जो क्वेश्चन जहाँ पे मैच करते हैं एग्जैक्ट वहीं पे बैठा दिया जाता है दोस्तों, ताकि एक एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को अलग अलग भटकना ना रहे और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा हिंदी से लिया गया है। एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर करेंगे, पुनः उस टॉपिक से जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कपोत का सही तद्भव शब्द होगा, यानी तद्भव तत्सम से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है कपोत का सही तद्भव शब्द होगा तो कबूतर होगा। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदी के क्वेश्चंस आप लोग जब भी सॉल्व करें वर्तनी पर खास फोकस करें। एग्जाम हॉल में समय के दबाव के कारण चारों ऑप्शन आप लोग चेक नहीं करते, एग्जैक्ट सबसे नज़दीकी विकल्प नहीं ढूंढते, आंसर कर देते हैं, पता चलता है लास्ट में कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो हिंदी के क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करें वर्तनी पर पूरी तरह से फोकस करें। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तत्सम है, फिर तद्भव, फिर तत्सम है, फिर तद्भव है। सबसे पहले अगम का तद्भव तो अगम होगा। अब ये पलट के पूछा जाए, तत्सम से तद्भव पूछा गया, तद्भव से तत्सम पूछा जाए, तो दोनों तरफ से सॉल्व करने का प्रयास करें, इसलिए मैं रिवीजन बोलता हूँ। अगम का अगम होगा, अमृत का क्या होगा? अमी होगा। अब अमी का तत्सम पूछा जाए तो अमृत होगा। अब चलते हैं एक साथ। अंधकार का तद्भव अंधेरा होगा, आम्र का तद्भव आम होगा, कुपुत्र का तद्भव कपूत होगा, और उत्साह का तद्भव उछा होगा। क्या होगा? उछा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों, अग्नि का तद्भव आग होगा, नृत्य का तद्भव नाच होगा, निद्रा का तद्भव नींद होगा, मृत्यु का तद्भव मौत होगा, कोकिल का तद्भव कोयल होगा, कृषक का तद्भव किसान होगा, घोटक का तद्भव घोड़ा होगा, कपाट का तद्भव किवाड़ होगा, कर्पूर का तद्भव कपूर होगा, और कदली का तद्भव केला होगा। क्या होगा? केला होगा। कदली का क्या होगा? केला होगा। अगला फैक्ट आगे देखेंगे हम लोग। कर्ण का तद्भव कान होगा, उत्थान का तद्भव उठान होगा, दंत का तद्भव दांत होगा, दुग्ध का तद्भव दूध होगा, कोकिल का तद्भव कोयल होगा, गृह का तद्भव घर होगा, कृषक का तद्भव किसान होगा, आम्र का तद्भव ताम्र का तद्भव तांबा होगा, रात्रि का तद्भव रात होगा। अब रात का तत्सम पूछा जाए तो रात्रि होगा, ध्यान रखेंगे। मस्तक का तद्भव माथा होगा। आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, भगनी का तद्भव भगनी का तद्भव बहन होगा। क्या होगा? बहन होगा। अन्न का तद्भव अनाज होगा, दधि का तद्भव दही होगा, क्षेत्र का तद्भव खेत होगा, घाटिका तद्भव घटिका का तद्भव घड़ी होगा, और रक्षा सूत्र का तद्भव राखी होगा, मच्छिका का तद्भव मक्खी होगा, दीप का तद्भव दिया होगा, धूल का तद्भव धूल होगा, कर्म का तद्भव काम होगा, गृह का तद्भव घर होगा, और पृष्ठ का तद्भव पीठ होगा। ये थे तत्सम तद्भव के मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए, नेक्स्ट वीडियोस में भी हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, तब ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि करंट अफेयर्स से लिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं सारा एक साथ ले आए हैं। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड पी 2023 किसने जीती? करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपेन ने। ये हो गया क्वेश्चन और आंसर। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। पहले 6 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साथ कलेक्ट किया गया है, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, अब कैसे भी करें, बार बार रट्टा मारें, ट्रिक लगाएं, इनको आप लोगों को याद करने ही होंगे। पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेजेंची ने जीता। फिर है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो कि कार्लोस सैंज ने जीता। अब 4 ये एक साथ बचे हैं, एक ही व्यक्तित्व का इस पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखने हैं, यानी कि मैक्स वेरस्टेपेन ने इन चारों को जीता है। कौन कौन से? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। चारों ध्यान रखेंगे, एक नाम ध्यान रखेंगे। अब जैसे भी बने आप लोग ट्रिक लगा लीजिए, क्वेश्चंस को भूलना नहीं है। आगे चलते हैं, ये एक साथ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के। ध्यान दीजिएगा। पहला है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो माधुरी पटेल को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? तो 126वां स्थान।
नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 161वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्जी गोस्पोदिनो को। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रूस में। दोनों के साथ ध्यान रखिएगा। 23 कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया अगस्त 2023 में ब्रिक्स का 23वां सम्मेलन 2023 सम्मेलन। और 24 कहाँ पे होगा ब्रिक्स का? तो रूस में होगा। अब इसी साथ जो G20 भी देख लीजिए आप लोग एक साथ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने की। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करंट अफेयर्स का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को मिला है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ दोस्तों वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपके जीके और जीएस दोनों में आते हैं और लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में ये हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के रूप में भी हैं और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये क्वेश्चन रखा गया है। अब चलिए एक साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। नेक्स्ट है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में। अगला है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता है। क्या है? जय संहिता है। आगे चलते हम लोग। अगला दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट, लॉ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो 169 लीटर के। नेक्स्ट है, बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। अगला है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1983 में। मोस्ट हमारा क्वेश्चन है ये। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1983 में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। ये क्वेश्चन अलग तरह से भी पूछा जाता है। गारो पे दोस्तों गारो जनजात पाई जाती है, खासी पहाड़ी पे खासी जनजात और जयंतिया पहाड़ी पे जनजाति जनजात। अब ये पलट के पूछ जाता है, गारो खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तब भी मेघालय में। या एक ही पूछा जाएगा, गारो केवल, खासी केवल या फिर जयंतिया। तो ध्यान रखेंगे ये 3 पहाड़ियां मेघालय राज्य में है और तीनों पहाड़ियों के नाम से तीनों जनजातियां भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हुआ है। थोड़े से समय में केवल 3 मिनट के अंदर हम लोग इस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस बनते हैं, आप चाहे 100 क्वेश्चन बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, उतनी ही कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे आप लोगों को एक साथ दोस्तों सॉल्व हो जाएगा और एक बार रिवीजन कर लेंगे या फिर PDF लेके अंडरलाइन लगा के प्रिपरेशन कर लेते हैं तो पूरी तरह से हमेशा के लिए कंप्लीट रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक हैं। आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन और आंसर था। अब एक साथ सबको कवर कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वादक है और दूसरी तरफ वाद्य यंत्र है, यानी कौन से वादक किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। पहला है पंडित रविशंकर, निखल बनर्जी और बिलायन खां, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि सितार वादक हैं। फिर है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज, ये तीनों की तीनों तबला वादक हैं। अगला हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और रोनू मजूमदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों बांसुरी वादक हैं। आगे चलते हम लोग। अगला दोस्तों अमजद अली खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, तीनों सरोद वादक हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए आप लोग शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एक साथ यहाँ पे कवर हो गए, अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। अब चलिए पंचवर्षीय योजना, ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर करेंगे, पुनः पंचवर्षीय योजना से जितने क्वेश्चन बनते एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ये हो गया क्वेश्चन और आंसर। अब चलिए एक साथ शुरू करते हैं। पहले देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये पूछा जाता है जहाँ पे वही डाला गया है, सब फैक्ट नहीं डाला गया कि आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट बताया जा रहा है, लेकिन जितने डाले गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। मुख्य उद्देश्य इसका था कृषि विकास, यानी इस पर किस पर फोकस किया गया है, कृषि पर। अब नोट देखिएगा यहाँ से, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था ये देखेंगे। आ गया दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। मॉडल या पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। अब आगे देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने क्रमशः, यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ, यानी जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, रूस के सहयोग से भिलाई और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखने। यहाँ से क्या है दोस्तों, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरू हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये ध्यान रखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है, तो वो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है। क्यों, ये नोट में लिख गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, ध्यान रखेंगे, जीके में भी पूछा जा सकता है। भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966 था। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एक साथ आप लोगों को मिल रहा है, बस जरूरत है एक अच्छी प्रिपरेशन की। आगे देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही है। ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हुआ। अब पांचवी देखेंगे हम लोग। पांचवी से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल किस योजना के मुख्य उद्देश्य था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई, वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो हमारा लास्ट दोस्तों यहाँ पे फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस पर। फैक्ट है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना ही है, अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये पलट के पूछा आता है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो शिव रमन समिति, इसलिए डाल दिया गया है। फिर नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब एक साथ फिर से पढ़ते हैं, अभी जाइएगा मत। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना ही है। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। मोस्ट प्रश्नों पे कमेंट बुलाता है, जुड़ने का प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं कहीं से कुछ देखे आप चल दे, कुछ भी नहीं होगा। तब आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, पूरे दोस्तों अपने पाठ्यक्रम जो बताया जा रहा है उन पर पूरी तरह से फोकस कीजिए, तभी जाकर आप लोग दोस्तों फ्रंट में यानी भीड़ से आगे रह सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।